यूएस का यंग एंड कैरिस्मेटिक प्रेसिडेंट दिन दहाड़े असैसिनेट किया जाता है। क्राउड में खड़ी एक मिस्टीरियस लेडी ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती दिखती है, लेकिन कभी मिलती नहीं। एक अकेला सस्पेक्ट जिसका पास रशिया से एंटेंगल्ड है, इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, पकड़े जाने के सिर्फ 2 दिन बाद लाइव टीवी पे मारा जाता है। किसने मारा प्रेसिडेंट को और कौन थी वो लेडी विद कैमरा और किसने मरवाया उस सस्पेक्टेड असैसिन को? ये एक बहुत ही बॉलीवुडी मूवी का प्लॉट लगता है, पर है नहीं। ये सच्चाई घटी थी 1963 में यूएस के 35th प्रेसिडेंट के साथ। जी, ये है कहानी यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन की। दिस इज द स्टोरी ऑफ JFK। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और आज हम कई समुंदर पार के प्रेसिडेंट की एक मिस्टीरियस सी कहानी के बारे में बात करेंगे। उस कहानी की जिसमें पूरे कन्विक्शन के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि जस्टिस मिला भी था कि सब एक कवर अप था। JFK assassination is openly known as one of the most mysterious events which is surrounded by many conspiracy theories। चलिए आज जानते हैं कुछ इसी के बारे में। Chapter 1, Who was John F. Kennedy? प्रेसिडेंट बनने से पहले वो एक सिंपल से लड़के थे, प्यार से पुकारे जाने वाले जैक। चार्मिंग, क्यूरियस एंड बॉर्न इनटू प्रिविलेज ऑन 29th of May 1917। 9 भाई बहनों में से ये दूसरे नंबर के थे। इनके पिता जोसेफ P. Kennedy सीनियर एक बड़े बिजनेसमैन। उन्होंने हार्वर्ड में अपनी ग्रेजुएशन की, जिसके बाद उन्होंने यूएस नेवी को ज्वाइन किया। सर्विस के दौरान 1943 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 कैनेडी एक छोटी सी बोट PT-109 कमांड कर रहे थे, जो जापानीज ने डिस्ट्रॉय कर दी। 2 of his men died immediately, लेकिन बाकी पानी में तैरने लगे। कैनेडी घंटों तक तैर अपने एक घायल साथी को लाइफ जैकेट जो उनकी थी, उनके स्ट्रैप को अपने मुंह में दबाए तैरते उनको साथ लिए जा रहे थे। 3 मील यानी 4.8 किलोमीटर तैर के उन्होंने ऐसे अपने साथी और अपने आप को एक आइलैंड तक पहुंचाया, वेयर लेटर दे वर ऑल रेस्क्यूड फ्रॉम। वो वॉर हीरो की तरह वापस आए। उन्हें नेवी, मेरीन कॉर्प्स मेडल और द पर्पल हार्ट जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड मिले। जब 1944 में JFK के बड़े भाई, जो फैमिली के पॉलिटिकल ड्रीम्स को परस्यू करने वाले थे, वर्ल्ड वॉर 2 में एक टॉप सीक्रेट बॉम्बिंग मिशन में मारे गए, फैमिली का फोकस अब JFK पे आया। 1946 में 29 साल की उम्र में जैक यानी JFK, जॉन एफ कैनेडी ने पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा और धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस मजबूत बनाने लग गए और आखिरकार 1960 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत के वो 43 की उम्र में बने यूएस के यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। लेकिन ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट अपना एक भी टर्म पूरा नहीं कर पाए। नहीं, इनकॉम्पिटेंसी की वजह से नहीं, उनकी असैसिनेशन की वजह से। Chapter 2, The Assassination of the President JFK। सीधा असैसिनेशन की बात ना करके ये जानना जरूरी है कि उस वक्त यूएस में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी। उस वक्त JFK पॉलिटिकल टेंशन और पावरफुल एनिमी से घिरे हुए थे, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे बड़ा इशू जिससे वो डील कर रहे थे वो था क्यूबा, जो यूएस से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। ये देश एक वक्त यूएस का क्लोज एलाय था, लेकिन फिडेल कैस्ट्रो ने अपनी रिबेल आर्मी, गुरिल्ला वॉरफेयर एंड फोर्स यूज करके क्यूबा पे कंट्रोल ले लिया, जिसके बाद उनसे यूएस के साथ बिजनेस बंद हुए और यूएस ऑफिशियल्स एंड एजेंट्स वापस घर भेजे गए। It became critical for the US to remove Castro from power, जिस कारण 1961 में CIA ने कैस्ट्रो के अगेंस्ट क्यूबन्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। प्लान ये था कि क्यूबा की बे ऑफ पिग्स नामक बीच में इन ट्रेन क्यूबन्स को ड्रॉप करेंगे, जहां से एक रिबेलियन शुरू होगी टू ओवरथ्रो कैस्ट्रो। बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग ये मिशन बुरी तरह से फेल हो गया और सारे क्यूबन रेबल्स या तो पकड़े गए या मारे गए। चाहे यूएस ने कितना ही डिनाई किया कि इसमें इनका कोई भी हाथ नहीं है, सब जानते थे कि इस मिशन के पीछे CIA थी, which got very embarrassing for them, क्योंकि JFK ने रिबल्स को हेल्प करने के लिए अमेरिकन सोल्जर्स एंड एयर सपोर्ट भेजने से मना कर दिया था।
CIA और JFK के बीच में टेंशन्स बढ़ी क्योंकि इसके बाद CIA और US बहुत कमजोर दिखने लगी। इन टेंशन्स के दौरान JFK ने CIA डायरेक्टर एलन डलिस को फायर कर दिया, which the CIA did not take well at all. वहां क्यूबा ने सोवियत यूनियन से दोस्ती करनी शुरू कर दी, so much so कि 1962 में सोवियत ने क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल बेस बनाए और अपने सोल्जर्स, इंजीनियर्स और एडवाइजर्स वहां स्टेशन किए। दुनिया न्यूक्लियर वॉर की एज में थी, लेकिन केनेडी ने अटैक करने की बजाय पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढा। उन्होंने सोवियत लीडर्स के साथ नेगोशिएशन शुरू कर दी। रिजल्ट, सोवियत बैक्ड ऑफ। वो अपने मिसाइल्स मिलिट्री लेके क्यूबा से चले गए। ऐसा करके JFK ने एक फुल फ्लेजेड वॉर अवॉइड की, पर साथ ही अपने घर में एक अजीब सी दुश्मनी को चिंगारी भी लगा दी। CIA और पेंटागन was now his enemy, जो स्ट्रॉन्गर एक्शन चाहते थे, an action which made US look good, which JFK did not give them. अब US की ये सिचुएशन समझ के अब हम चलते हैं उस सनी फ्राइडे मॉर्निंग को, 22 नवंबर 1963 इन डैलस। इस दिन 46 इयर्स के जॉन एफ कैनेडी एक पॉलिटिकल रैली के लिए डैलस आए थे। दोपहर के 12 बजे उनकी मोटर गाड़ियों का काफिला शहर के बीचों बीच से निकला। JFK अपनी वाइफ जैकलीन के साथ एक कन्वर्टेबल गाड़ी में बैठे हुए थे जिसकी रूफ खुली हुई थी। जो रूट वो फॉलो कर रहे थे वो पहले से ही पब्लिश था, जनता की सहूलत के लिए। जब उनके लिंकन कॉन्टिनेंटल कन्वर्टेबल लिमोजीन रास्तों के बीचों बीच होते जा रही थी, वातावरण इलेक्ट्रीफाइंग था। जनता उन्हें वेव करती नजर आई। प्रेसिडेंट केनेडी मुस्कुराते लोगों को रिटर्न में वेव कर रहे थे और लोगों के हाथ में कैमरे थे जो इस पूरे माहौल को कैप्चर कर रहा था। 12:30 पे जब वो एन स्ट्रीट पहुंचे तो ये फेस्टिव माहौल एक ही क्षण में चकना चूर हो गया। अचानक से एक जोर का धमाका हुआ और आवाज़ आई। कुछ लोगों को लगा कि शायद पटाखों की आवाज़ है और कुछ को लगा कि मोटरसाइकिल बैकफायर हुई है, लेकिन ये आवाज़ फिर हुई। इस बारी किसी को शक नहीं रहा कि ये हुआ क्या था। इस दूसरी गोली की आवाज़ के बाद प्रेसिडेंट आगे झुके, अपनी गर्दन पकड़े हुए। गोली उन्हें चीरती हुई गई थी और साथ ही लगी गवर्नर कॉनली को। फिर एक फाइनल एंड थर्ड गोली की आवाज़ आई विच हिट द प्रेसिडेंट्स हेड, ब्लोइंग आउट द राइट साइड ऑफ हिज स्कल्स इन फ्रंट ऑफ thousands of people. All of this was captured in a home video camera of Abraham Zapruder. As this video can be disturbing, हम प्रेसिडेंट को गोली लगते चेहरे की फुटेज को थोड़ा सा ब्लर कर रहे हैं। उनकी वाइफ जैकी गोली के इमीडिएटली बाद गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में चढ़ गई, शायद अपने हस्बैंड के हिस्सों को समेटने के लिए या उन्हें बचाने के लिए। सीक्रेट सर्विस एजेंट क्लाइंट हिल भाग के उनकी गाड़ी के पास पहुंचे। जैकी द फर्स्ट लेडी को नीचे पुश किया और प्रेसिडेंट को शील्ड किया। अब ये परेड नहीं रही थी, ये एक असैसिनेशन सीन बन गई थी। गाड़ियां तेजी से पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची, जहां पे डॉक्टर्स ने सारी की सारी तरकीबें लगाई, इमरजेंसी प्रोसीजर्स किए। But at 1 p.m. on November 22, 1963, John F. Kennedy, the 35th President of the United States, was declared dead. प्रीस्ट को हॉस्पिटल बुलाया गया प्रेयर्स बोलने के लिए, जहां जैकी अपने पति के ब्लड से स्टेन्ड पिंक सूट पहने वहीं खड़ी थी, जो वो पहने रखी थी तब भी जब वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बेन्स जॉनसन एयरफोर्स 1 में प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की शपथ ले रहे थे। जब किनी ने जैकी को फ्रेश कपड़े ऑफर किए तो उन्होंने मना कर दिया, ये कह के लेट देम सी व्हाट दे हैव डन। चैप्टर 3 इन्वेस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसीज एंड क्वेश्चंस। भरे उजाले में भरी भीड़ के बीचों बीच द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज असैसिनेटेड। थिंग्स ऑब्वियसली हैड टू मूव फास्ट। सारी की सारी एजेंसीज काम पे लग गई एंड एक्शन वॉज टेकन क्विकली। देखते हैं कि वो क्या ही चीजें थी जो हुई या निकल के सामने आई। फर्स्ट, द अरेस्ट ऑफ ली हार्वी ऑसवाल्ड। कुछ आई विटनेसेस ने अथॉरिटीज की अटेंशन पास के एक बुक डिपॉजिटरी के 6th फ्लोर की तरफ डाली, ये कह कि गोलियों की आवाज वहीं से आई थी, गोली वहीं से चली थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो बात सही निकली। वहां पे
3 एम्प्टी कार्ट्रिज केसेस, एक पेपर बैग और एक बोल्ट एक्शन राइफल मिली। ये देख के उस बिल्डिंग के सारे एम्प्लॉयज की रोल कॉल ली गई, जिसमें से थे मिसिंग ली ऑसवाल्ड। ऑसवाल्ड के मिसिंग होने के कारण ही बिकेम एन इमीडिएट सस्पेक्ट। अब अथॉरिटीज उसके डिस्क्रिप्शन के आदमी को ढूंढने लगी। Around 1:15 PM, 45 minutes after the shooting, डैलस के एक पुलिस ऑफिसर JD टिपिट को ऑसवाल्ड नजर आए। उन्होंने उसे रोका, लेकिन ऑसवाल्ड ने अपने रिवॉल्वर से टिपिट को गोली मार दी। उन ऑफिसर को मारने के बाद वो घुसा एक मूवी थिएटर में बगैर टिकट। थिएटर के मैनेजर को उसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगा, hence he informed the police. That is how, just 90 minutes after shooting the president, Lee Harvey Oswald was arrested. जब उसे कस्टडी में लिया गया, वो बोला, I didn't shoot anybody, I'm just a patsy. यानी मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। वो सारे के सारे इल्जाम डिनाई करता रहा, लीगल रिप्रेजेंटेशन मांगी और कभी कन्फेस नहीं किया। 2 दिन तक उसकी इंटरोगेशन चली। 2 दिन बाद 24 नवंबर को उससे पुलिस हेडक्वार्टर से कंट्री जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था। जैसे एक कैमरा ने JFK के असैसिनेशन कैमरा में कैद की थी, वैसे ही जो आगे हुआ वो दुनिया को दिखाया जा रहा था लाइव टीवी पे। जब ऑसवाल्ड को पुलिस स्टेशन से बाहर लाया गया, अचानक से क्राउड से जैक रूबी नामक एक नाइट क्लब ओनर जो माफिया के साथ टाइज रखता था, सामने आया, अपनी रिवॉल्वर निकाली और ऑसवाल्ड को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जैक रूबी, ऑसवाल्ड का हत्यारा, को गिरफ्तार किया गया, जिसका कहना यह था कि उसने ऑसवाल्ड को मारा टू स्पेयर जैकी केनेडी द पेन ऑफ ट्रायल, मतलब JFK की वाइफ को ट्रायल के दर्द से बचाने के लिए, एक पेट्रियोटिक भावना जताते हुए, जो कई लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसके माफिया के कनेक्शंस के कारण ये कहते हैं कि ये करवाया गया था ऑसवाल्ड को हमेशा के लिए चुप करवाने के लिए, ताकि सच बाहर ना आ पाए। तो इन शॉर्ट, JFK का कातिल ऑसवाल्ड 90 मिनटों में पकड़ा गया। इससे पहले कि वो कुछ कोर्ट में बोल पाता, एक नाइट क्लब ओनर एंड माफिया लिंक्ड व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी, जो बाद में खुद ही प्रिजन में कैंसर से मारा गया। ये वो सब है जो हुआ। अब आते हैं कुछ मिस्ट्रीज एंड कॉन्स्पिरेसीज पे, स्टार्टिंग विद द बबूश्का लेडी। इसके लिए वापस जाना होगा केनेडी के असैसिनेशन वाली जगह पे, जहां ये खड़ी थी एज अ घोस्ट इन द क्राउड, डीले प्लाजा की भीड़ के बीच में, हाथ में कैमरा लिए, सर पे हेड स्कार्फ पहना हुआ, वैसे ही जैसे रशियंस महिलाएं पहनती हैं, वही रशिया जो US के साथ कोल्ड वॉर में थी। जब गोलियों की आवाज से जनता ग्राउंड में नीचे हुई या फिर भागी, ये बबूश्का लेडी फिर भी वहीं खड़ी रही, सब कुछ फिल्म करती रही और इस हादसे के बाद वहां से चुपचाप कहीं चली गई, कैमरा हाथ में लिए। कौन थी वो? क्यों नहीं डरी वो गोलियों से? अगर वो एक आम नागरिक थी तो जब अथॉरिटीज उन्हें ढूंढ रही थी तो वो सामने क्यों नहीं आई आज तक? That day of the assassination was the only time she was ever seen. Never after that. आज तक बबूश्का लेडी उस असैसिनेशन की सबसे अजीब अनआंसर्ड मिस्ट्रीज में से एक है। अब चलते हैं और बातों पे। Assassinating the most powerful man on the planet, ये काम 24 साल का ऑसवाल्ड अकेले कैसे करता? वो एक्स मेरीन था जो रशियंस को एडमायर करता था और कुछ वक्त वहां रह के भी आया था, जिस कारण निकली कई सारी थियरीज। पहली, इन्वॉल्वमेंट ऑफ CIA। कुछ लोगों का मानना यह है कि खुद CIA ने यह करवाया। रिमेंबर, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि कैसे CIA और केनेडी एक दूसरे से नाखुश थे, एंड हाउ JFK हैड फायर्ड द डायरेक्टर ऑफ CIA, एलन डलिस। मजे की बात तो ये है कि वही एलन डलिस जिसे JFK ने फायर किया था, उसी आदमी को JFK की असैसिनेशन की इन्वेस्टिगेशन टीम में डाला गया एज अ की member. If by any chance he had anything to do with the assassination, now he had all the means to cover it up. कहते हैं ना, चोर के हाथ में ही चाबी थमाना, कुछ ऐसा ही।
चलिए चलते हैं दूसरी थियरीज की तरफ, माफिया की। इसे फटाफट समझ लेते हैं। जेएफके के फादर जो कैनेडी ने 1960 में माफिया से हेल्प ली थी इलेक्शंस में, जिसके बाद वो ऑब्वियसली कुछ फेवर वापस लेना चाहते थे। लेकिन जो के दूसरे बेटे यानी जेएफके के भाई जो अटॉर्नी जनरल थे, माफिया के पीछे लग गए और कईयों को जेल में डाला। माफिया को धोखा महसूस हुआ, जिस कारण ये असैसिनेशन हुई। तभी ओसवाल्ड मारा गया, माफिया से कनेक्टेड जैक रूबी के हाथों। Now, the third theory, Cuban angle. Remember, we spoke कि कैसे JFK और क्यूबन लीडर कैस्ट्रो के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। कैनेडी ने CIA की हेल्प से बे ऑफ पिग्स इन्वेजन कराई, कैस्ट्रो को मारने के लिए प्लान्स बनवाए। Hence, this was a retaliation by Castro and Cubans or done by the exiled Cubans, जिनको JFK ने मदद प्रॉमिस की लेकिन पहुंचाई नहीं। एक और थियरी है, the most bizarre and daring of it all, वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन को लेके, कि उन्होंने पावर में आने के लिए ये करवाया और उन्होंने ही वॉरेन कमीशन बिठाई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस असैसिनेशन की, जिसे जल्दी से रफा दफा करवा दिया गया। वाओ, दीज आर ऑल द थियरीज। नाउ यू टेल मी, कमेंट्स में बताएं आप मुझे कि आपको क्या लगता है कि असैसिनेशन के पीछे किसका हाथ था, क्योंकि 61 इयर्स हो चुके हैं इस असैसिनेशन को, लेकिन आज भी लोग नए सबूत सामने लेके आ जाते हैं और कई पुराने और कुछ नए सवाल पूछते रहते हैं। कौन थी और कहाँ गई वो बबूशका लेडी? ओसवाल्ड का असैसिनेशन के सिर्फ 2 दिन बाद ही मारा जाना साफ नहीं बताता कि सबूत को खत्म करवा दिया गया है। इतने सालों के बाद भी वो फाइल्स आज भी क्लासिफाइड क्यों हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप और बाइडेन के डॉक्यूमेंट्स रिलीज करने के बावजूद नेशनल सिक्योरिटीज के नाम पे अभी भी काफी सारी फाइल्स सील्ड क्यों हैं? कैसे कितने सारे विटनेसेस अचानक से कार क्रैशेस, सुसाइड, हार्ट अटैक वगैरह के कारण सीन से गायब हो गए? ऑडियो एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 से ज्यादा गोलियां चली थी, यानी 1 से ज्यादा शूटर्स थे। तो दूसरा कहां है और कौन था? डॉक्यूमेंट साफ बता रहे हैं कि CIA शूटिंग से पहले ओसवाल्ड को मॉनिटर कर रही थी जब वो क्यूबन और सोवियत एजेंट से मिल रहा था। अगर ये दुश्मन पे पहले से ही निगरानी थी तो वो अपना मकसद पूरा करने में कामयाब कैसे हो गया? या फिर ये मॉनिटरिंग थी अपने ही बंदे के काम पूरा करने की कंफर्मेशन लेने के लिए? You know what? When I was researching for this video, मेरा दिमाग घूम गया था। हम आम इंसान हैं, चीज़ों को सिंपलिस्टिक तौर से ही देखते हैं, पर कुछ गेम्स वाकई ही बहुत ही हाई लेवल पे खेली जाती हैं, जहां प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन मार दिया जाता है। सब कुछ जलेबी की तरह होने के बावजूद एक सीधी सी ऑफिशियल स्टेटमेंट देके सब कुछ शांत करा दिया जाता है। इसी के साथ आज मैं भी शांति धारण कर लेती हूँ। दिस इज प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। फिर मिलूंगी मैं आपसे अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।